फालिज बहुत अलग किस्म का आता है, कुछ में सिर्फ एक साइड का फालिज आता है, कुछ में दो साइड का आता है, कुछ में सिर्फ टांगों का आता है, कुछ में बाजुओं का आता है, कुछ में साथ मुंह का भी फालिज आ रहा होता है। ज़्यादातर उन लोगों में फालिज आ रहा होता है जिनका को ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा होता है। लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी फालिज आ सकता है। वो इस वजह से आता है कि ब्रेन को जब बिल्कुल सप्लाई नहीं मिलती तो इस टाइम ब्रेन सेल्स की जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाती है, उनका वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो लोगों में फालिज आता है वो या लकवा आता है, वो इस वजह से आता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो जो नसों में चार्ज का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, या अगर हम शरेयानों की बात करें तो शरेयानों में एकदम बहुत ज़्यादा खून का बहाव हो गया। जब खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया तो कई बार ज़्यादातर फालिज आ रहा होता है ओल्ड एज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवानुर आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर अनम दिलावर से। अगर हम बात करें, आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पट्टों की कमज़ोरी का सामना जो बच्चों को भी करना पड़ता है। हर शख्स जो है वो इसलिए परेशान है कि आपको पता है बहुत सारे मरीज़ जो हैं पाकिस्तान में 100 में से 95% लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम की अगर हम बात करें तो फालिज या लकवे का शिकार हो रहे हैं। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर अनम मौजूद हैं, ये सिर्फ एक वर्जिश के ज़रिए जो है इनका ट्रीटमेंट करती हैं। डॉक्टर अनम ये कैसे करती हैं और ये कैसे पॉसिबल है, और फालिज और लकवा जो है वो किस वजह से होता है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर अनम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो अभी एजुकेशन की है वो कितनी की है? मैं बेसिकली जो है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जिसमें मेरा 5 इयर्स की डिग्री है। तो और उसके बाद मैं स्पेशलाइज्ड हूँ, जो मास्टर्स मैंने किया हुआ है इस फिजियोथेरेपी की फील्ड में। तो उसके बाद साथ में जिना हॉस्पिटल में मोर देन 1 ईयर टाइम गुजार चुकी हूँ, और करंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के का टीचिंग हॉस्पिटल है सेहत मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे मैं मॉर्निंग में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ, साथ अपना क्लिनिक कर रही हूँ। अपना क्लिनिक भी कर रही हैं आप? बगैर मेडिसिन के किस तरह सिर्फ फिजियोथेरेपी की वजह से जो है वो लोगों के फालिज और लकवा को ठीक कर लेती हैं? अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें ना, तो फिजियोथेरेपी चीज़ ही है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जो फालिज और लकवा की तरफ अगर हम आए, तो फालिज और लकवा का ये है कि जब बंदे को एक अटैक हो जाता है उस टाइम तो उसको नो डाउट मेडिकल एड की नीड है। उसको बाद में भी मेडिसिन वगैरह चलती हैं। अगर उसका फालिज जिस वजह से आया हुआ है, उसका फालिज कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने की वजह से आया है, खून में क्लॉट बनने की वजह से आया है, या कोई नस फटने की वजह से आया है, जिस वजह से भी उसका फालिज आया है, वो जो है जो शरेयान उसकी फटी है, कुछ भी हुआ है, वो जो है मेडिसिन उन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लड लेवल पे या चीज़ों को जो है इंटरनली जो है वो सेट करने के लिए। लेकिन जब एक सप्लाई रुक जाती है, जो दिमाग से जो जो नस है वो सप्लाई जो है वो एक जब फाली जाता है तो एक पूरी साइड जो है वो क्या हो जाती है, या तो बेजान हो जाती है या बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है। तो उसमें यह है कि वो जो सप्लाई जब रुकती है तो फिर ना वो बहाल नहीं हो रही होती। तो इसमें फिर हम फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी में अगर हम इस पे क्या काम कर रहे हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो फिजियोथेरेपी में हम दो तरह से चल रहे हैं। हम इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू चल रहे हैं और एक्सरसाइज थेरेपी के थ्रू चल रहे हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में ये होता है कि हम डिफरेंट मशीनें जो हैं, जो थेराप्यूटिक मोडेलिटीज़ जिनको हम कहते हैं, उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर आता है हमारे पास हॉट पैक आता है, इसके बाद हमारे पास थेरासोनिक ट्रीटमेंट्स आते हैं, इंफ्रारेड थेरेपी आती है। ये जो सारा कुछ है ये इलेक्ट्रोथेरेपी में आ रहा होता है। तो ये जो जितनी भी ये मशीनें हैं ये सारी हम यूज़ कर रहे होते हैं। इससे ये क्या होता है कि जो कनेक्शन एक जो है वो रुक गया है, वो जिस वजह से भी रुक गया है, फालिज की किसी भी किस्म की वजह से, तो हमने उसको बहाल करने की कोशिश करनी है। अगर वो बहाल नहीं हो रहा तो फिर हमने मसल मेमोरी पे काम करना है। उसके साथ उन मशीनों के थ्रू बेसिकली जो है, जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेटर की बात करें तो वो जो है वो मोटर पॉइंट्स पे काम कर रहा होता है। जो मसल्स के मोटर पॉइंट्स होते हैं वो मसल के जो है वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आके नर्व्स की सप्लाई आ रही होती है। इसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं जहाँ पे नर्व आके मसल के अंदर आए, उन एरियाज पे हम फोकस कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि मसल जो है मसल मेमोरी एक्टिव होती है, उसके जो ब्रेन से कनेक्शन खत्म हुआ है वो री एस्टेब्लिश हम करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू। फिर आ जाता है कि
एक्सरसाइज का क्या रोल है। मैं बात करती हूँ कि क्या है कि प्योर फिजियोथेरेपी जो है, अगर प्योर फिजियोथेरेपिस्ट है वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, कायरोप्रैक्टिक भी आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। हम लोग अच्छा, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, फालिज के सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये किस एज में, मतलब बहुत ज़्यादा डर होता है कि इस एज में ये फालिज या लकवा हो सकता है? फालिज के सिम्टम्स ज़्यादातर उन लोगों में फालिज आ रहा होता है जिनका को ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा होता है, हाई जिन या लो का? हाई हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी फालिज आ सकता है। वो इस वजह से आता है कि ब्रेन को जब बिल्कुल सप्लाई नहीं मिलती तो इस टाइम ब्रेन सेल्स की जो है वो डेथ स्टार्ट हो जाती है, उनका वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर जो लोगों में फालिज आता है वो या लकवा आता है, वो इस वजह से आता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ। ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो जो नसों में चार्ज का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। या अगर हम शरेयानों की बात करें तो शरेयानों में एकदम बहुत ज़्यादा खून का बहाव हो गया। जब खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया तो कई बार ज़्यादातर फालिज आ रहा होता है ओल्ड एज में, 40 के बाद आ रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी कोलेस्ट्रोल वगैरह का इशू चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा होता है, यूरिन वगैरह का मसला चल रहा होता है, हार्ट वगैरह का इशू, कोई भी इशू, शुगर का भी मसला चल रहा होता है। उसमें बंदे को चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन इसके प्रॉपर सिम्टम्स मिलते हैं। एकदम बीपी का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर जो है अगर 200 से ज़्यादा, अक्सर जो 180 से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम फालिज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। फिर 180 से 200 के दरमियान अगर चला जाए, कई बार लोगों का तो 250 पे भी चला जाता है उस पर। फिर जो लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली उनका कोलेस्ट्रोल और उनका यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जब उनका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है तो उनकी नसों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है। जब उनकी नसों में चर्बी जमना शुरू हो जाती है, उनकी शरेयानों में खून की जो है, जब उनमें चर्बी जमना शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है। अगर वो रुक जाए या वो इसी चर्बी जो है वो चर्बी की वजह से क्लॉट्स बन जाए और वही क्लॉट्स अगर दिमाग में चले जाएं तो वो वहाँ पे फिर फालिज करती हैं। अगर दिमाग की शरेयानों में जो है वो खून का बहाव रुक गया है तो उसकी वजह से भी फालिज हो रहा है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात है जिसकी वजह से जो है वो फालिज हो रहा होता है। ये किसी भी वजह से कि दिमाग में खून का बहाव रुका है, या दिमाग की किसी शरेयान में, या फिर खून का जो नस जो है, जो ओल्ड एज में जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होती है कि शरेयानें कमज़ोर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर अनम, यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर लकवा या किसी को फालिज हो चुका है और वो ठीक नहीं हो रहा, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो कितने डेज में करती हैं, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना पहले भी मैं इस चीज़ पे बात कर चुकी हूँ कि इसमें ना ट्रू टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट वो इतना पेशेंट जो है फ़ौरन ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफ़र हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर वो अपना घर के काम काज करने, घर के काम नहीं, अपनी पर्सनल जो होती है कि वो वॉशरूम चला जाए, वो खाना खा ले, इस काबिल हो जाता है। अगर उसका स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा जो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का जो स्ट्रोक है वो बड़ी इजीली क्योर हो जाता है। वो पोस्टीरियर इजीली क्योर इस तरह हो जाता है कि 30 दिन के अंदर बंदा बहुत बेहतर हो जाता है। और इसी तरह हम लकवे की बात करें तो लकवा क्या होता है कि लकवे की भी अब दो तरह की, या तो गले का कोई कान का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, बुखार की वजह से कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपकी जो है वो नस को पड़ जाता है जो फेस को सप्लाई कर रही होती है, वो फेशियल नर्व होती है जो आगे जिसकी ब्रांचेज आ रही होती हैं, वो उसको इफेक्ट कर जाएगी। किसी वजह से ब्रेन में कुछ ऐसा वेयर एंड टेयर हुआ है जिसकी वजह से जो फेस को सप्लाई करने वाली नस है उसमें कुछ इशू आ जाए तो उस साइड पे फिर लकवा आ जाता है। तो अगर फ़ौरन से ही मेडिसिन ट्रीटमेंट तो रिक्वायर्ड है, मेडिसिन तो वो जो भी वो देंगे, वो स्टीरॉयड्स दें, वो खून ब्लड थिनिंग मेडिसिन दें, वो जो है एंटीबायोटिक्स दें, वो जो भी आपका फिजिशियन देगा, साथ उसके आपको फिजियोथेरेपी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट ने बेसिकली काम करना है इन चीज़ों पे कि उसने जो है आपकी नेचुरल हीलिंग को इम्प्रूव करना है। उसने लकवा को क्या करना है, उसने लकवा की भी एक्सरसाइज होती है, इसमें भी मसल स्टिमुलेटर, इंफ्रारेड थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ये सारा कुछ लग रहा होता है। फिर उसके बाद स्पेशल फेशियल एक्सरसाइज होती है, जितने भी आपके फेस के मसल्स हैं, पट्टे हैं, इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, उन पे वो जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। और उसका फोकस ये होता है कि ये मसल्स जो है जो वीक हो गए हैं, नर्व्स की सप्लाई बंद होने की वजह से, वो जो है वो नॉर्मल हो जाए, नर्व्स की सप्लाई बहाल हो जाए। सेम इसी तरह जो है वो फालिज में भी हम लोग यही कर रहे होते हैं कि जो है
इलेक्ट्रोथेरेपी की मैंने आगे बात की, उसके बाद फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज होती हैं। आम लोग सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज तो हम घर में भी कर लेंगे, लेकिन फालिज की कई किस्में हैं, कई वजूहात हैं। तो उसके लिहाज से फालिज बहुत अलग किस्म का आता है। कुछ में सिर्फ एक साइड का फालिज आता है, कुछ में 2 साइड का आता है, कुछ में सिर्फ टांगों का आता है, कुछ में बाजुओं का आता है, कुछ में साथ मुंह का भी फालिज आ रहा होता है, जिसको लकवा कहते हैं। तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट वो सारी चीज़ें, उसकी वजूहात, फिर उसकी इकसाम कि जिस्म बहुत ज़्यादा अकड़ गया या जिस्म बहुत ज़्यादा लटक गया, उसके मुताबिक एक्सरसाइज प्लान होते हैं। कुछ में आप सस्टेन्ड स्ट्रेच दे रहे होते हैं, कुछ में आप बैलिस्टिक स्ट्रेच दे रहे होते हैं, कुछ में आप एक्सरसाइज की रेपिटेशन मोर देन 100 कर रहे होते हैं, कुछ में आप एक एक्सरसाइज के पोजीशन को काफ़ी मिनट तक मेंटेन करके रख रहे होते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट ही बेसिकली इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है। जो हम कह रहे हैं कि हम ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी थ्रू एक्सरसाइज थेरेपी कर रहे हैं ना, उसमें हम यही कर रहे हैं कि हम ट्रू डायग्नोसिस के बाद ट्रू ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे हैं कि अगर ये बंदा है, इसके साथ ये मसला है, तो हमने ये ट्रीटमेंट किस तरह लेके चलना है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसीजर का जो टाइम पीरियड है वो क्या है और आपकी चार्जेस क्या हैं? चार्जेस हमारे जो है वो जो प्राइवेट ओपीडी के चार्जेस हैं वो बाकियों की निस्बत हमने कम ही रखे हुए हैं। वो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट है हम देख रहे होते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अगर 1 महीने तक चले तो हम पैकेजेस दे देते हैं। पैकेजेस हमारे 30,000 to 40,000 की रेंज में, जिसमें हम कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड पर मंथ कर रहे होते हैं। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यही है कि ट्रू रेफरल की ज़रूरत है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। तो बस ये है कि आप लोगों ने खुद जो है इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखानी है। फालिज जब हो गया है, लकवा हो गया है, तो इनिशियल डेज में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं करनी है। आपने डेली फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, ताकि पट्ठे और मसल और जोड़ हड्डियां सब अपनी उसी हालत में रहें और उसमें जो मूवमेंट है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जा सके। तो वो सारी कंसिस्टेंसी फिर आ जाती है पेशेंट के ऊपर, और पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट के अटेंडेंट्स के ऊपर आ जाती है। अगर पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं वो ज़रा एक्टिव होंगे, वो इस चीज़ का फोकस करेंगे, तो 1 महीने में 2 महीने में पेशेंट बहुत बेहतर हो जाता है। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर अनम दिलावर मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो लकवे और फालिज का इलाज जो है बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी के करती हैं, सिर्फ 30 दिन में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमें खुद को केयर करनी चाहिए कि हम लोग को इस मोड़ तक आना ही नहीं चाहिए कि हम लोग इस बीमारी में मुब्तला हों। आज का प्रोग्राम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।